बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने नेक्स्ट क्लास रेप्टेलिया डिस्कस करनी है। रेप्टेलियंस ऐसे एनिमल्स हैं जो कि टोटली लैंड इन्वायरमेंट के ऊपर अडॉप्टेड हैं, बट एज़ कम्पेयर टू एम्फीबियंस कहा जाता है एम्फीबियंस तो काफ़ी हद तक पानी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन इनकी डिपेंडेंसी पानी से बहुत ही कम होती है। यानी कुछ वक्त इनको गुजारना पड़ता है पानी के अंदर, बट ओवरऑल ये ऐसे एनिमल्स हैं जो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम लैंड इन्वायरमेंट के ऊपर स्पेंड करते हैं। करैक्टरिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इनके पास जो नेक्स्ट मतलब जो करैक्टर इनको एम्फीबियन से डिफ्रेंशिएट करते हैं वो बताए हुए हैं यहाँ पर। वो कहते हैं इनके पास कॉपुलेटरी आर्गन्स पाए जाते हैं, यानी ये ऐसे आर्गन्स होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का सबब बनते हैं। इससे पहले हमने जितने भी ग्रुप पीछे डिस्कस किए थे तमाम के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती थी। इसके अलावा ये एमनियोटिक एग्स प्रोड्यूस करते हैं। पहले भी इंट्रोडक्शन में बताया था आपको कि एमनियोटिक एग्स ऐसे एग्स होंगे जिनके अंदर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन पाई जाती है, और वो मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया था एक्चुअली एक तो हमने एमनियोनिक मेम्ब्रेन डिस्कस की थी, और इसके अलावा कुछ और मेम्ब्रेन जो कि हम आगे डिस्कस करते हैं ये भी इनके एग के शेल के अंदर की तरफ मौजूद होती हैं। तो ये जो ओवरऑल प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स हैं ये क्या करती हैं, ना सिर्फ इनसाइड फीटस की प्रोटेक्शन करती है, बच्चे की जब डेवलपमेंट हो रही होती है उसको ड्राई और इंजरी वगैरह से भी बचाती हैं, और इस हवाले से इनके पास एग के बाहर की तरफ शेल प्रोड्यूस होता है। और ये जो शेल, जिसको हम खोल भी कह सकते हैं, ये लेदरी किस्म का होता है। प्लस इनके अंदर जो एग्स होते हैं वो यॉकी टाइप ऑफ एग्स होते हैं, इनके अंदर यॉक प्रोड्यूस होती है। और जो यॉक है वो इनसाइड जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो एम्ब्रियो के जो सेल्स हैं वो इस यॉक से फूड हासिल करते हैं। नेक्स्ट नंबर थर्ड में वो कहते हैं इनकी स्किन ड्राई और स्केली टाइप ऑफ स्किन होती है, और ये जो स्किन है ये इनको टोटली अडॉप्ट करने में, लैंड इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करने में हेल्प करती है। प्लस इसके अलावा इनके अंदर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन जो कि अभी डिस्कस किए हैं, एक एम्नियोन, उसके अंदर की तरफ एलेंटॉइन और कोरियोन वगैरह मौजूद होती हैं। हार्ट की अगर हम बात करें तो इनके अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है, बट तमाम में नहीं होता। इनके जो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैं उनके अंदर 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल पाए जाते हैं, बट ये वेंट्रिकल इनकम्प्लीटली पार्शनड होते हैं। यानी हमने एनिमल या ह्यूमन के केस में चैप्टर 14 में डिस्कस किया था कि उनका जो यानी पॉइंट एक्चुअली ये है कि हमने ह्यूमन के केस में पढ़ा था कि 2 एट्रिया और 2 एट्रिया के नीचे 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, और एक दरमियान में दीवार होती है जो कि दोनों वेंट्रिकल से एक दूसरे से सेपरेट करती है दोनों को। लेकिन इनके केस में देखा गया है कि ये दीवार आधी होती है। इनकम्प्लीटली पार्शन का मतलब आप यूं ही ले सकते हैं कि ये आधी दीवार है, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे के साथ मिक्सअप होता रहता है। और ये चीज़ इस बात के लिए इनको हेल्पफुल है कि यानी इस बात को अश्योर करने के लिए कि मोर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एनिमल की बॉडी के ऑर्गन्स की तरफ जाएं। इसी वजह से इनके दोनों ये जो वेंट्रिकल वाले पोर्शन हैं इनकम्प्लीटली पार्शनड होते हैं। यानी बात कहने का मतलब यह है कि जब ब्लड वापस आएगा लंग्स वगैरह से तो यहाँ पर ऑक्सीजन उसके अंदर मिक्स होगी, यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर भी मिक्स हो जाएगा। तो मतलब पहले यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता था, अब यहाँ से कम्प्लीटली तो नहीं होगा बट पार्शली ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ जाएगा। इस तरह से ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन जो है ना उनकी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो सकती है। इसके अलावा एक इनका एनिमल ऐसा है जिसको हम क्रोकोडाइल्स का नाम देते हैं। उनके अंदर देखा गया है कि उनका वेंट्रिकल कम्प्लीटली पार्शनड होते हैं, यानी वहाँ पर इस तरह से गैप नहीं होता, बल्कि ये 2 चैम्बर्स की सूरत में डिवाइडेड होंगे। ये एमसीक्यूज़ के लिए भी अक्सर आता है कि कौन से रेप्टाइल ऐसे हैं जिनके अंदर वेंट्रिकल्स कम्प्लीटली पार्शनड होते हैं, तो क्रोकोडाइल ऐसे एनिमल्स होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है, इनके पास बेटर डेवलप्ड लिम्स होते हैं। मतलब पहले हमने फिन्स पढ़ा था, फिर हमने कहा था कि भाई एम्फीबियंस के अंदर वेब्ड टाइप ऑफ फीट होते हैं, लेकिन इनके पास वेब्ड फीट नहीं बल्कि फुली डेवलप्ड लिम्स पाए जाते हैं जो ज़्यादा अच्छे तरीके से वॉक करने में या फिर इनको भागने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये भी कोल्ड ब्लडेड हैं, यानी कैलोथर्म्स हैं, यानी अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख सकते। इसी वजह से हाई या लो टेम्परेचर वाली कंडीशंस के अंदर ये हाइबरनेट कर लेते हैं। ख़ास तौर पर विंटर के अंदर देखा गया है ये गारों में या फिर ज़मीन के अंदर तह में या गड्ढे खोद कर वहाँ पर छुप जाते हैं।
इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं वो इनकी हिस्ट्री के हवाले से हैं। वो कहते हैं रेप्टाइल्स को एम्फीबियंस ने प्रोड्यूस किया है, और एम्फीबियंस की बॉडी के अंदर वो सारी चेंजिंग्स प्रोड्यूस हुई जो हमने अभी ऊपर डिस्कस की हैं। इन चेंजिंग्स की वजह से एम्फीबियंस रेप्टाइल्स की सूरत में कन्वर्ट हुए। कब हुए? कहा जाता है कि तकरीबन मीसोज़ोइक इरा 225 से लेकर 265 मिलियन ईयर्स एगो। और इसके अलावा यानी ये वो पीरियड था जब इन्वायरमेंट इस तरह से सूटेबल था कि रेप्टाइल्स अच्छे तरीके से डेवलप हुए। फिर इन्वायरमेंट के अंदर चेंजिंग्स प्रोड्यूस होना शुरू हुई। ये कहा जाता है ये इन्वायरमेंटल चेंजेस थी। ये आप कह सकते हैं ये वोल्केनोज़ की सूरत में भी हो सकती हैं, ये स्टॉर्म तूफ़ानों वगैरह की सूरत में भी हो सकते हैं। किसी तरह की चेंजिंग्स पैदा हुई टर्शी पीरियड के दौरान, जिसके नतीजे में सारे जो रेप्टाइल्स थे उनमें से कुछ रेप्टाइल्स एक्सटिंक्ट हो गए, नापायद हो गए, यानी उनकी आज तक एक भी स्पीशीज़ भी नहीं पाई जाती। जैसे आप डायनासोर्स वगैरह के बारे में सुनते होंगे, ये भी रेप्टाइल्स थे और ये भी किसी एवोल्यूशनरी चेंजेस की वजह से, माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग रेप्टाइल्स हैं ये 4 ग्रुप्स में से जो है ना ओरिजिनेट हुए हैं। इनमें से एक लिजर्ड और स्नेक हैं, दूसरा टॉटरा, इसको हम सेफेनोडोन का भी नाम देते हैं, ये न्यूजीलैंड के अंदर पाए जाते हैं। तीसरा क्रोकोडाइल्स हैं, जो कि कहा जाता है ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स में से एक इंडिविजुअल हैं जो कि ऑफ शूट यानी उनसे बाहर या उनसे अराइज होने वाली ब्रांचेस को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हम इस बात को यूँ कह सकते हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स थे, उन्हीं में से क्रोकोडाइल्स एक थे, और इन क्रोकोडाइल्स ने आगे फिर अपने अंदर चेंजेस के नतीजे में बर्ड्स जो कि मॉडर्न बर्ड्स हमें सराउंडिंग में नज़र आते हैं उनको इन्होंने प्रोड्यूस किया। लास्ट जो पॉइंट है वो कहते हैं जो आजकल के रेप्टाइल्स हैं, कहा जाता है कि आजकल के जो रेप्टाइल्स हमें नज़र आते हैं ये डायनासोर से पैदा हुए थे। और किस पीरियड के दौरान? इसको हम जुरासिक पीरियड का नाम देते हैं, 195 से 136 मिलियन ईयर्स अगो। और क्रिटिशियस पीरियड्स के दौरान पाए जाने वाले डायनासोर्स ने 2 डे रेप्टाइल्स को प्रोड्यूस किया, और वो ईयर के लिहाज से 136 से लेकर 65 मिलियन ईयर्स अगो इन इतने मिलियन साल पहले जो है ना डायनासोर्स ने रिप्रोडक्शन की और 2 डे रेप्टाइल्स को प्रोड्यूस किया।